हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी अब आने वाली अपकमिंग एग्जाम है, एसएससी सीजीएल लगा लो या फिर एसएसएल एसएससी की जो भी एग्जाम है, और इसके अलावा जो एनटीपीसी की एग्जाम चल रही है और आगे ग्रुप डी की एग्जाम आने वाली है, उनके लिए हिस्ट्री हिस्ट्री की फास्ट रिविजन किया जा रहा है। जो बच्चे या जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो इन अपकमिंग एग्जाम्स में अपने जीके के स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं, वो इन क्लास को जरूर देखें और इनसे आपको बहुत हेल्प होगी। और जैसे आपको पता है कि आपकी इसके अलावा 3 क्लास हो चुकी है और उनकी प्लेलिस्ट आपके लिए डाल दी गई है। तो कृपया उन क्लासों को देखें, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ लिया था गुप्त साम्राज्य, ठीक है। गुप्त साम्राज्य पढ़ लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे गुप्तकालीन प्रशासन, ठीक है भाई। तो लो माँ सरस्वती के नाम और स्टार्ट कर दो आज की क्लास। गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्त युग से प्रशासन में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। गुप्त युग से कौन सी प्रवृत्ति देखने को मिलती है भाई? विकेंद्रीकरण की, विकेंद्रीकरण की, ठीक है। और गुप्त शासकों ने महाराजाधिराज, परम पट्टारक, परमेश्वर आदि बड़ी उपाधियां धारण की। और वही जो जो गुप्त शासक थे उन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज, परम पट्टारक, परमेश्वर और बहुत सी उपाधियां धारण की। साम्राज्य का विभाजन भुक्तियों में हुआ, भुक्तियों यानी प्रांतों में। और जब भाई साम्राज्य का विभाजन किस किस में हुआ था? प्रांत में हुआ था, और जिन्हें क्या भी कहा जाता था? भुक्तियों भी कहा जाता था। इस पर अपरिक या इस पर उपरी या उपरी महाराज नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। और जब ये प्रांत थे, इन पर किसको नियुक्त किया जाता था? उपरी, ठीक है, उपरी नामक महाराज को नियुक्त किया जाता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था, और जो भी श्रेणी के प्रधान होते थे उसे क्या कहा जाता था? ज्येष्ठ, ठीक है भाई। श्रेणी के प्रधान क्या कहा जाता था? ज्येष्ठ कहा जाता था। गुप्त काल में नगर पालिकाओं का अस्तित्व के प्रमाण भी है, और भाई जो गुप्त काल से इसमें यहाँ पर जो नगर पालिका है उसका भी प्रमाण मिलता है। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, और जो गुप्त काल था उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन क्या था? उज्जैन, ठीक है भाई। और गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की। और भाई क्वेश्चन आपके लिए आ जा सकता है कि भाई गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक कौन सी मुद्रा जारी की? तो कौन सी की थी? स्वर्ण मुद्रा। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को विलय में दीवार कहा गया। और भाई जो गुप्तकालीन राजाओं ने जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की उनको अभिलेखों में क्या कहा गया? दिमाग। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था, और जो गुप्तकालीन प्रशासन था उसमें सिंचाई के लिए रहट या घंटी का प्रयोग किया जाता था। तो देखो भाई गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर, और देखो गुप्तकालीन के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे? ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे भाई? ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। और दिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे? सिमर, श्रीपुर, छत्तीसगढ़ में। और नर्स का कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ पे भाई? पात्र जिले का अजयगढ़ रियासत का मध्य प्रदेश में। और भीतरगांव मंदिर कहाँ पे भाई? कानपुर, उत्तर प्रदेश। और डोमरा का शिव मंदिर कहाँ पे भाई? सतना, मध्य प्रदेश में। डोमरा शिव मंदिर कहाँ पे भाई? सतना, मध्य प्रदेश में, ठीक है भाई। एक बार दोबारा देखोगे, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश कहाँ पर? ललितपुर में। और दिगवा विष्णु मंदिर कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ पर? जबलपुर में। और श्रीपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहाँ पे? श्रीपुर या सिरपुर। और नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ पे भाई? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह? पन्ना जिले का अजयगढ़ रियासत में, ठीक है भाई। और भितरगांव का मंदिर कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान पर? कानपुर में। और भोपरा का शिव मंदिर कहाँ पे? सतना, मध्य प्रदेश में, ठीक है भाई।
ये देखो भाई दशावतार मंदिर की ये फोटो द्वारा दिखाया गया है। अब इसके बाद में आते हैं गुप्तोत्तर काल। क्या आता है भाई गुप्तोत्तर काल? गुप्तोत्तर काल किसे कहा जाता है? ये गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जिन जिन वंशों का उदय हुआ और उन्हें क्या कहा जाता था? गुप्तोत्तर काल। ठीक है। गुप्त वंश के पतन के साथ साथ अनेक क्षत्रिय राजवंशों का उदय हुआ, जिससे भारत के राजनीतिक इतिहास में विकेंद्रीकरण और क्षेत्रवाद का प्रारंभ हुआ। और भाई ये जो काल गुप्तोत्तर काल है, इसमें क्या हुआ? विकेंद्रीकरण और क्षेत्रवाद का प्रारंभ। क्षेत्रवाद क्या होता है भाई? किसी विशेष क्षेत्र के लिए हम्म, किसी विशेष क्षेत्र के लिए लड़ाई करना, जोड़ना, ये क्षेत्रवाद था। उत्तर भारतीय राज्य कन्नौज के मोखरी। ये देखो भाई भारतीय राज्य में प्रथम कौन से थे? कन्नौज के मोखरी। इस वंश की स्थापना हरिवर्मा ने की थी। और जो ये कन्नौज के मोखरी वंश थी, इसकी स्थापना किसने की थी? हरिवर्मा ने। मोखरी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग पाणिनि के अष्टाध्याय में मिलता है। और जो भाई मोखरी है उसका सर्वप्रथम उपयोग कहाँ मिलता है? पाणिनि के अष्टाध्याय में। ठीक है भाई। जो पाणिनि ने जो अष्टाध्याय लिखी थी उसमें इसका क्या मिलता है भाई? उल्लेख मिलता है। पर इस वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मा था। और जो इस वंश का अंतिम शासक कौन था? ग्रहवर्मा, जिसने थानेश्वर के प्रभागवर्धन को राजश्री से विवाह किया। और इसने थानेश्वर के प्रभागवर्धन के पुत्र से राजश्री से विवाह किया। मालवा के शासक देवदूत ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। और भाई अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो मालवा के शासक देवगुप्त था, उसकी हत्या किसने की? तो किसने की थी भाई? ग्रह किसने? ग्रहवर्मा की हत्या किसने की थी भाई? देवगुप्त ने। थानेश्वर या पुष्पवती थानेश्वर का पुष्पवती वंश। इन्होंने गुप्तों के बाद उत्तर भारत के सबसे विशाल राजवंश की स्थापना की। और भैया गुप्तों के बाद सबसे विशाल राजवंश था वो कौन सा था? पुष्पवती। ठीक है। छठी शताब्दी ईस्वी में इस वंश की स्थापना पुष्पवती ने की थी। इस राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। और भाई इस राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी? थानेश्वर। क्या थी भाई? थानेश्वर। ये देखो, इस राजवंश में तीन प्रभावशाली शासक हुए। पर भाई जो ये वर्धन वंश था, इसमें तीन प्रभावशाली शासक हुए। जो कौन कौन से थे? प्रभाग वर्धन और उसके दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन। और जो भाई वर्धन वंश के तीन शासक थे कौन से? तो प्रभाग वर्धन थे। और उनके दो पुत्र कौन कौन से थे? राजवर्धन और हर्षवर्धन। इस वंश का महानतम शासक हर्षवर्धन था। और जो भाई इस वर्धन वंश का सर्वाधिक महान शासक कौन सा था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में अपने राजा रावण के साथ ही हर्ष संबंध का प्रारंभ किया। और वही जो ये हर्षवर्धन थे, उन्होंने अपने राजा रावण के साथ 606 ईस्वी में कौन से वंश का प्रारंभ किया? हर्ष वंश का। हर्षवर्धन ने शासन हर्षवर्धन ने शासक बनने के बाद अपने भाई राजवर्धन के हत्यारे कौन शासक शासन की हत्या कर दी। और भाई जो हर्षवर्धन था, इसने शासक बनने के बाद अपने भाई राजवर्धन का हत्यारा कौन था? कौन शासक? गौण शासक शासन की हत्या कर दी। ठीक है भाई। कौन शासक शासन की क्या करते थे? हत्या करते थे। अपनी बहन राजश्री को उसके पति कृतवर्मा की हत्या के बाद उसके सत्य होने से बचाया। और जब वही हर्षवर्धन था, उसने अपनी बहन राजश्री को उसके पति कृतवर्मा की हत्या के बाद सती होने से बचा लिया। हर्षवर्धन की बहन राजश्री को लेकर कन्नौज लौटे। और हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री को लेकर कन्नौज लौटे भी कन्नौज, और अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की। और इसके बाद जब ये अपनी बहन को कन्नौज लेके लौटे तो उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से क्या स्थापित कर दी? कन्नौज। चीनी यात्री वेंगसॉन्ग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और जब चीनी यात्री वेंगसॉन्ग था, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के। उसने यात्रियों उसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और जब ये वेंगसॉन्ग था, उसे क्या कहा जाता था? यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। ठीक है। बहन नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रह ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य भारत आया। और वही भारत में किस उद्देश्य आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध संग्रह ग्रंथ संग्रह करने। ठीक है। उसने अपनी यात्रा विवरण सीयूकी में किया। और उसने अपनी यात्रा का विवरण कौन सी पुस्तक में की थी? सीयूकी। अगर आपको एग्जाम में कुछ आ जाए कि भाई सीयूकी पुस्तक का
किसके द्वारा वर्णन को किसके द्वारा किया गया है, तो आप क्या कहोगे, घनश्याम के द्वारा। ये देखो भाई नालंदा विश्वविद्यालय के जो ये दर्शाई गई है, हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5 वर्ष में एक समारोह आयोजित किया जाता था, और जो भाई हर्ष का समय था उस समय 5 वर्ष में क्या एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हर्ष के समय में प्रति 5 वर्ष में जो समारोह आयोजित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था भाई, महामोक्ष परिषद। ये रहा देखो, महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेंगसोन 643 ईस्वी में छठे महोत्सव में शामिल हुआ, और भाई जो हेंगसोन था वो 643 ईस्वी में छठे महोत्सव में क्या हुआ था, शामिल हुआ था। कब हुआ था भाई, 643 ईस्वी में। और कौन सा उत्सव था, छठा महोत्सव। और हर्षवर्धन द्वारा कितने साल कितने वर्ष बाद पश्चात एक समारोह का आयोजन किया जाता था भाई, 5 वर्ष बाद में, ठीक है। हर्ष उच्च कोटि के विद्वान था, और जो भैया था वो कौन सा था, उच्च कोटि के विद्वान था। उसने प्रियदर्शनी, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटकों की रचना की। और भाई ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई हर्षवर्धन ने हर्षवर्धन के द्वारा प्रमुख कौन कौन से नाटक की रचना की गई थी, तो कौन सा था, प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागानंद, ठीक है भाई, नागानंद। और नामक 3 संस्कृत नाटकों की रचना की थी, और ये नाटक किस में थे भाई, संस्कृत में थे, ठीक है जी। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, और जो भी बाण भट्ट थे वो किसके दरबारी कवि थे, हर्ष के। उन्होंने हरचरित और कादम्बरी की रचना की। और जो बड़ी बाण भट्ट थे उन्होंने कौन सी किसकी रचना की थी, हर्षचरित और कादम्बरी की। अगर आपसे मतलब क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट तो भाई जो बाण भट्ट थे वो किसके दरबारी कवि थे, तो आप क्या लिखोगे, हर्षवर्धन जी, ठीक है भाई। अब आप देखो त्रिपक्षीय संघर्ष, हर्ष के मृत्यु के बाद कन्नौज में यशोवर्मन 725 से 752 ईस्वी नामक शासक का अधिकार हुआ। वे एक कुशल शासक तथा विद्वान था। और जो हर्ष के मृत्यु के बाद कन्नौज पर किसका शासक शासक हुआ भाई, यशोवर्मन। और ये क्या था, एक कुशल विद्वान था। यशोवर्मन के मृत्यु के बाद कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर 3 महाशक्तियों का संघर्ष हुआ। और जब भाई ये यशोवर्मन था, इसके मृत्यु के बाद कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर कितने शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ, 3 महाशक्ति, ठीक है भाई। और 3 महाशक्ति कौन कौन सी थी भाई, ये थे गुर्जर, प्रतिहार, पाल और दक्षिणी राष्ट्रकूट, ठीक है भाई। और ये जो 3 शक्ति थी कौन कौन सी थी भाई, गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। और जो इन शक्तियों के बीच जो संघर्ष हुआ उसको क्या कहा, त्रिपक्षीय संघर्ष। और जो और ये संघर्ष को ये तीनों शक्तियों के बीच जो संघर्ष हुआ उसे क्या कहा, त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है भाई। त्रिपक्षीय संघर्ष अर्थात गुर्जर प्रतिहारों के विजय हुई। और भाई जो त्रिपक्षीय संघर्ष था इसमें किसकी विजय हुई, गुर्जर प्रतिहारों की। गुर्जर प्रतिहार अगनिक 1953, राजपूत वंश प्रतिहार चालुक, चौहान और तथा परमार थे। और भाई जो गुर्जर प्रतिहार थे वो कौन थे, अगनिक 1953, राजपूत वंश प्रतिहार चालुक, चौहान तथा परमार थे। ये रहे थे लोग, राजपूत राजपूत वंश, चालुक्य, चौहान तथा परमार थे, ठीक है। इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। और भाई और जो ये गुर्जर प्रतिहार वंश में सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश कौन सा था, प्रतिहार वंश था। इसे गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। और इस प्रसिद्ध वंश को क्या क्या कहा जाता है, गुर्जर प्रतिहार वंश भी। इस वंश का प्रथम पूर्ण शासक नाग भट्ट था। और जब गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम प्रमुख शासक कौन था, नाग भट्ट प्रथम। वत्सराज इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। और भाई इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, वत्सराज, ठीक है भाई। वत्सराज इस वंश का वास्तविक शासक था। इसी के शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। और जो भैया वत्सराज था, इसी के शासनकाल में क्या होता, त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इस वंश के शासक मिहिर भोज के शासनकाल में अरबी यात्री सुलेमान भारत आया। और भाई जो कुछ प्रत्यार्थ वंश का शासक मिहिर भोज था, इसी शासनकाल में कौन सा यात्री भारत आया था, सुलेमान।
और कौन सा सुलेमानी कहाँ का था? अरबी यात्री था। अब कौन सा यात्री था भाई? अरबी यात्री, ठीक है। भोज वैष्णव धर्म में था, और भोज वो कौन से धर्म में था भाई? वैष्णव धर्म। और आपको पता होगा वैष्णव वैष्णव धर्म में किस भगवान की पूजा होती है? बताओ। वैष्णव धर्म में, वैष्णव धर्म में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है। और आदि वराह तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। जब गुजर प्रत्यार वंश के बारे में आता है भाई, गढ़वाल वंश। ठीक है भाई। प्रतिहारों को पतन के बाद चंद्रदेव ने कन्नौज एवं बनारस में गढ़वाल वंश की स्थापना की। और भाई जो प्रतिहार, गुजर प्रतिहार को पतन के बाद किसने की? चंद्रदेव ने। कहाँ पे की? कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना की थी, ठीक है भाई। गोविंद चंद्र इस वंश का महत्व शासक था। और भाई इस वंश का महत्व शासक कौन था? गोविंद चंद्र, ठीक है भाई। इस वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक जयचंद 1170 से 1994 ईस्वी तक रहा। और भाई जो गढ़वाल वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था? जयचंद। कब से कब तक था? 1170 से 1194 ईस्वी तक। इसकी पुत्री का अपहरण करके दिल्ली वे अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने विवाह कर लिया। और जो भाई इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जयचंद था, उसकी पुत्री का अपहरण किसने कर लिया था? शासक अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। और उससे क्या कर लिया था भाई? अपहरण करके उससे विवाह कर लिया था। 1194 ईस्वी में चंद्रवत के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने इसे पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। और भाई जो 1194 ईस्वी का चंद्रवत का युद्ध था, उसमें मोहम्मद गोरी ने इसको क्या किया? पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी थी। अब गढ़वाल वंश के बाद में कौन सा आता है भाई? चौहान वंश। गढ़वाल के बाद में कौन सा वंश आता है? चौहान वंश। चंद्रवरदाई ने चौहान के पति को कौन से बताई है? और जो भाई चंद्रवरदाई जो क्या था? एक कवि थे। उन्होंने चौहान वंश की उत्पत्ति कहाँ से बताई थी? उन्हें कौन से बताई थी? हम से क्या में वासुदेव के शाकंभरी के चौहान राज्य की स्थापना की गई। और जो भाई 551 ईस्वी में थे वासुदेव के शाकंभरी में चौहान राजवंश की स्थापना की गई। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ था। और भाई आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था, तो आप क्या कहोगे? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ था, ठीक है भाई। इस वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पितौर को हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है। और भाई जो चौहान वंश के शासक कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हिंदू गौरव का क्या कहा जाता है भाई? अंतिम सूर्य। अगर भाई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई जो चौहान चौहान वंश का अंतिम सूर्य किसे कहा जाता है, तो भाई आप क्या कहोगे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 1191 ईस्वी में त्राइवन के प्रथम युद्ध में से मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। और वही जो 1191 का जो त्राइवन का प्रथम युद्ध था, इसने मोहम्मद गोरी को क्या करा था? हराया था। किंतु 1192 में त्राइवन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित, सॉरी, 1192 ईस्वी त्राइवन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हुआ। भाई जो मतलब त्राइवन के दो युद्ध हुए थे। पहला तो हुआ था 1191 में, जिसमें किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। और इसी के तुरंत दूसरे वर्ष 1192 में जो त्राइन का युद्ध हुआ था, उसमें किसकी विजय हुई थी भाई? मोहम्मद गोरी की, ठीक है भाई। मतलब पहले जो पहला युद्ध था उसमें तो कौन विजय हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। और जो द्वितीय युद्ध था उसमें कौन विजय हुआ था भाई? मोहम्मद गोरी। चौहान वंश के बारे में बताइए, पाल वंश। और भाई चौहान वंश के बारे में कौन सा वंश आता है? पाल वंश। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और जो भी पाल वंश थे उसके शासक कौन से धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। पाल वंश का स्थापना गोपाल ने 1750 से 1700 ईस्वी में की थी। और भाई जो पाल वंश की स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी? गोपाल के द्वारा। और बंगाल में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने के लिए प्रजा ने गोपाल को अपना राजा चुना। और भाई जो प्रजा थी उसने गोपाल को अपना राजा क्यों चुना? बंगाल में व्याप्त अव्यवस्था थी। जो भी बंगाल में व्याप्त जो अव्यवस्था थी उसको दूर करने के लिए प्रजा ने गोपाल को अपना क्या चुना? राजा चुना।
इसने बिहार में आदंतपुरी मठ की स्थापना की। और जब इसने बिहार में कौन से मठ की स्थापना की थी? आदंतपुरी मठ की। गोपाल के उत्तराधिकारी धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोनपुरी मठ के निर्माण करा। और जब भाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे उसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल के उत्तराधिकारी किसने? धर्मपाल ने। तो भाई अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किस द्वारा की गई, तो आप क्या कहोगे? धर्मपाल द्वारा। ये किसका उत्तराधिकारी क्या था? गोपाल का। ठीक है। सोनपुरी मठ का निर्माण भी धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं दक्षिण भारत के राज्य। तो देखो भाई, दक्षिण भारत में बहुत से शासकों और बहुत से वंशों द्वारा राज किया गया। इनमें से कुछ प्रमुख है, देखो भाई। पहला आता है बागाटाक वंश। बागाटाक वंश की स्थापना दिल्ली शक्ति ने की थी। और बागाटाक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? दिल्ली शक्ति के द्वारा। और बागाटाक का राज्य चिन्ह गंगा की आकृति का अंकन उनके सिक्कों पर है। और जब ये जो बाघ टप्पू का राज्य चिन्ह है वो गंगा का आकृति के अंकन उनके सिक्कों पर है। इस वंश में सबसे इस वंश का शासक पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र ऋषिसेन द्वितीय ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्री प्रभावती का विवाह किया। और भाई जो इस वंश का शासक था कौन? पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र रुद्रसेन से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया था भाई। भाई बाकटाक वंश हो गया। अब आपसे पूछ ले कोई बाकटाक वंश की स्थापना किसने की? तो आप क्या कहोगे? दिल्ली शक्ति ने की थी। अब इसके बाद में आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश की स्थापना सिंधुघुना ने की थी। और भी जो पल्लव वंश था इसकी स्थापना किसने की थी? सिंधुघुना ने की थी। और इस वंश का प्रतीक चिन्ह सिंह है। और जो भी पल्लव वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। नरसिंह नरसिंह वर्मन प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और जब भाई आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो क्या कहोगे? नरसिंह वर्मन प्रथम। इसने महाबलीपुरम में एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण किया। और वही एक जो महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था भाई? नरसिंह नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है भाई। हम- मामल की उपाधि धारण की। और भाई जो इन्होंने निर्माण कराया था मामल की उपाधि धारण की। मामल की उपाधि धारण किसने की है भाई? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महेंद्र वर्मन 600 से 630 ईस्वी में स्वयं को एक विद्वान विद्वान राजा थे। और जो भाई महेंद्र वर्मन थे वो 600 से और 630 ईस्वी तक स्वयं एक क्या थे? विद्वान राजा थे जिन्होंने संस्कृत नाटक मध्य विलास प्रहसन लिखा। और जब भाई आपसे पूछना चाहे कि मध्य विलास प्रहसन किस प्रकार लिखा है, तो आप क्या कहोगे? महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा। इनका शासनकाल क्या था भाई? 600 से 630 ईस्वी तक। ठीक है भाई। अब आगे आ जाओ। पल्लव ने द्रविड़ शैली की वास्तुकला की नींव रखी। और जो भी पल्लव थे उन्होंने कौन सी शैली की नींव रखी थी? वास्तुकला शैली की। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, सौर मंदिर और कांचीपुरम का कैलाश मंदिर इस वंश की स्थापना को उदाहरण है। और जो महाबलीपुरम का कौन सा मंदिर है? महाबलीपुरम का मंदिर है। और ये कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है वो कौन से वंश के द्वारा स्थापित किया गया? क्या भाई? पल्लव वंश के द्वारा। इस काल में संस्कृत और तमिल साहित्य को बढ़ावा मिला। और जो पल्लव वंश था इस शासन काल में किसको बढ़ावा मिला? तमिल और संस्कृत को। ग्रंथ लिपि का विकास और विकास पल्लवों के शासन में हुआ। और जब ग्रंथ लिपि थे इसका विकास किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लवों के शासनकाल में। ठीक है भाई। पल्लव ने संगठित प्रशासन प्रणाली की विकसित की। और जो पल्लव थे उन्होंने संगठित प्रणाली प्रशासन प्रणाली विकसित की थी। व्यापार के कारण उनको संबंध श्रीलंका इंडोनेशिया और कंबोडिया तक फैले। और जब ये पल्लव वंश थे उनके व्यापार के कारण उनके संबंध कहाँ तक फैले थे? श्रीलंका इंडोनेशिया और कंबोडिया तक। पल्लवों ने हिंदू धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म का समावेश किया। और जो भी पल्लव वंश थे उन्होंने किस किस धर्म का सारा संरक्षण किया था भाई? हिंदू धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है भाई। ये हो गया।
हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। कांचीपुरम को उन्होंने शिक्षा और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया, और जो पल्लव थे उन्होंने कांचीपुरम को किसके रूप में विकसित किया? शिक्षा और धार्मिक केंद्र के रूप में। ठीक है। इसके बाद में आता है बादामी या बातापी के चालुक। ठीक है भाई। इसके बाद में कौन कौन चाहते हैं? बादामी या बातापी के चालुक। पुलकेशिन प्रथम ने 543 से 666 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की। और जो बादामी या बातापी के चालुक की इस वंश की स्थापना किसने की थी? पुलकेशिन प्रथम ने। मतलब 543 से 566 ईस्वी में बातापी या बादामी को अपनी राजधानी बनाया। और जो भाई उन्होंने राजधानी कहाँ बनाई थी? बातापी। पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 ईस्वी इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और जो भाई पुलकेशिन द्वितीय था 609 से 642 तक इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने अहल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा लिखित, और इसमें अहल अभिलेख में जो किसके द्वारा लिखे गए हैं? रवि कीर्ति द्वारा। ये चालुक्य वंश की जानकारी होती है। और जो भी चालुक्य वंश की जानकारी किससे मिलती है भाई? बाता की चालुक्य से, अहल अभिलेख से। और जो किसके द्वारा लिखी गया है? रवि कीर्ति। पर मैं आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है कि अहल अभिलेख किसके द्वारा लिखित है या लिखा गया है, तो आप क्या कहोगे? रवि कीर्ति के द्वारा। चालुक्य शासकों ने द्रविड़ और नागर शैली के मिश्रण से प्रथम मिश्रण मंदिर का निर्माण परंपरा शुरू की। और जब जो मिश्रण मंदिर की परंपरा थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? चालुक्य शासकों द्वारा। और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मिश्रण मंदिर कौन सा होता है? ऐसा मंदिर जिसमें द्रविड़ और नागर दोनों शैली का क्या होता है? मिश्रण। मतलब मिश्रण मंदिर से तात्पर्य होता है कि ऐसा मंदिर जिसमें द्रविड़ और नागर शैली दोनों में होता है भाई मिश्रण। बादामी के गुफा मंदिर हिंदू, जैन और बौद्ध चालुक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है। जो ये बादामी गुफा मंदिर है वो हिंदू और जैन और बौद्ध चालुक वास्तुकला का क्या है? एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते। चालुक्यों ने हिंदू धर्म, विशेष रूप से शैव और वैष्णव धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। और चालुक्य उन्होंने हिंदू धर्म हिंदू धर्म में कौन कौन से? शैव और वैष्णव। भाई आपसे पूछ लिया है कि भाई शैव धर्म कौन सा होता है? शैव धर्म वो होता है इसमें लोग पशुपतिनाथ या भगवान शिव की पूजा करते हैं। और वैष्णव धर्म में किसकी पूजा करते हैं? विष्णु भगवान की। ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। इसके बारे में होता है राष्ट्रकूट वंश। वही राष्ट्रकूट वंश का चंद्रदुर्ग में 752 ईस्वी में मान्यकेत में स्वतंत्र राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, तो आप क्या कहोगे? चंद्रगुप्त द्वारा की गई। तब की थी 752 ईस्वी में। एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण कराया। और भाई जो चंद्रदुर्ग था इसने एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण कराया। आपसे पूछ लिया कि भाई एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आप क्या कहोगे? चंद्रदुर्ग के द्वारा। के द्वारा भाई, चंद्रदुर्ग के द्वारा। दक्षिण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया। और भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जो एलोरा में कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? क्या कहोगे? कृष्ण प्रथम ने। और कृष्ण प्रथम कौन से वंश का शासक था भाई? राजपूत वंश का। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष्ण प्रथम ने महाराष्ट्र में एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट। अरे यार, ठीक है भाई, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अमोल वर्ष सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय शब्द था। और जो भाई अमोल वर्ष था वो सबसे प्रसिद्ध क्या था? राष्ट्रीय शब्द है। उसने उसने कविराज नामक कन्या भाषा में काव्य साहित्य की रचना की। और जो विश्व कविराज मार्ग था वो कौन सी भाषा में है? कन्या भाषा में। इसकी रचना किसने की थी भाई? अमोल वर्ष ने। राष्ट्रपति वंश के हिस्सा रहता है भाई चोल साम्राज्य। राष्ट्रकूट वंश के बारे में कौन सा वंश आता है भाई? चोल साम्राज्य। नवीं सदी में विजयालय के नेतृत्व में चोल साम्राज्य का पुनरुत्थान हुआ। और जब भाई विजयालय के नेतृत्व में किसका पुनरुत्थान हुआ भाई? चोल साम्राज्य का।
उसने तैमूर को पहले बनाया और जब वह चोल साम्राज्य था इसमें चाचा ने किसको चोल वंश से सुधार किसको राजधानी बनाया गया था भाई तैमूर को। इस वंश ने दक्षिणी भारत, श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्वी एशिया, सुमात्रा, जावा, मलाया तक अपना प्रभाव बढ़ाया और जब वही चोल वंश से दिल्ली खाते दक्षिणी भारत, श्रीलंका, मालदीव, उत्तर पूर्वी एशिया और सुमात्रा, जावा, मलाया तक अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया था। ठीक है। राज प्रथम 1985 सॉरी राजराज प्रथम 985 से 1014 तक तथा राजेंद्र प्रथम 1014 से 1054 ईस्वी तक समय चोल साम्राज्य का चरम था। और ये आपसे पूछ ली जाए कि चोल साम्राज्य का जो अपने चरम या पीक पर कब था, तो राजराज प्रथम 985 से 1014 और राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी तक। ठीक है। राजराज प्रथम ने रामेश्वरम मंदिर तंजावुर बनवाया और जो बृहदीश्वर मंदिर है तंजावुर में उसको किसके द्वारा बनाया गया, राजराज प्रथम के द्वारा। गंगकोट चोलपुरम और ऐरावतेश्वर मंदिर चोल काल के प्रमुख स्थापक कला है। और वे अगर से पूछ लिया जाए कि चोल काल के प्रमुख स्थापक कौन कौन से था, क्या कहोगे? बृहदेश्वर मंदिर, गंगटोक चोलपुर और ऐरावतेश्वर मंदिर। ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने कुछ समय के लिए बंगाल की खाड़ी को चोल देने में बदल दिया और जब वही राजेंद्र प्रथम था उसने बंगाल की खाड़ी को कौन से द्वीप में बदल दिया था, चोल द्वीप में। मदद उसने कावेरी नदी के मुहाने पर के पास एक नई राजधानी का निर्माण कराया। और भाई जो कौन सा था राजा प्रथम सॉरी जो राजेंद्र प्रथम था उन्होंने हाँ कावेरी नदी के मुहाने पर एक नई राजधानी का निर्माण कराया और इससे गंगई कोट चोलपुरम नाम दिया। और जो भाई जो कावेरी नदी की मुहाने पर राजधानी का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था और इसे क्या नाम दिया था, गंगई कोंड चोलपुरम तथा गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की। मैं आपसे पूछ लिया जाए कि मुंबई कॉन्स्टॉल की उपाधि धारण किसने की, तो क्या कहोगे, राजेंद्र प्रथम ने। भाई ये जो ऐसे शब्द होते हैं ना कि जो थोड़ी मतलब बोलने में भी थोड़ी मतलब ऐसे लगते हैं, ये बड़े बड़े ऐसे होते हैं और थोड़े से समझ में नहीं आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ से। तो कहीं गंगाई कौन चोल की राजधानी जो उपाधि है वो किसने धारण की थी, तो क्या कहोगे, राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है भाई। चोल की नौसेना अत्यंत शक्तिशाली थी और वैसे चोल वंश थे उसके सेना कैसे थी, अत्यधिक शक्तिशाली, जिससे उन्होंने श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और बंगाल तक विजय प्राप्त की। और जो जो चोल शासक था उन्होंने कहा था श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया बंगाल तक की विजय प्राप्त की। चोल ने पूर्वी एशिया तथा चीन और प्रदेशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया। और जब एक चोल थे उन्होंने कहा था दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन और अरब देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे। ठीक है। तो आज की क्लास यही तक रखी है भाई। आगे है मध्यकालीन इतिहास या मीडियम हिस्ट्री, मीडियम हिस्ट्री, जो आपकी नेक्स्ट क्लास से शुरू की जाएगी। और देखते हैं भाई नेक्स्ट क्लास आपकी कब हो पाती है, जब आपकी मीडियम हिस्ट्री शुरू की जाए। ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही। और बाकी आपसे यही कहूँगा कि आपके जो 4 क्लास है उसके द्वारा आपकी जो एशियंट हिस्ट्री है वो कवर की गई है, तो आप इसको देखें और आपके लिए वो क्लास बहुत ही यूजफुल रहेगी जो 4 क्लास है। और अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो उसके बाद अगर आप कमेंट में लिखते हो कि भाई आपको मध्यकालीन इतिहास से मीडियम हिस्ट्री है ये चाहिए, तो आपके लिए वो क्लास प्रोवाइड की जाएगी। तो कमेंट में जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी। और आपको मध्यकालीन इतिहास की अगर और क्लास चाहिए तो कमेंट में लिखिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी भाई है उनके एग्जाम जो रिसेंट में हुई पास में, और कि भाई जो जो जीके हैं बहुत सारे जीके एक साथ नहीं पढ़ सकते टाइम कम है,
और भाई इतना बड़ा सिलेबस है, तो भाई उसके लिए आपको शॉर्ट्स में ये उपलब्ध किया जा रहा है, जो भी आपके लिए बहुत कारगर साबित होती है। ठीक है भाई, जो भी भाई है उनको आप शेयर करें, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और अपना रिव्यू जरूर दें, मैं आपकी क्लास टेस्ट लेंगे, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है भैया। और अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो आपके लिए जो मध्यकालीन इतिहास है और जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट कवर की जाएगी। ठीक है भाई, आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।